नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आई के सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम सोशल साइंस से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, एमसीक्यूज देखेंगे। सीटेट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, कम समय बचा है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पेपर्स लगाने हैं। अब आखिरी के दिनों में अगर जो भी पेपर आपको दिए जा रहे हैं, उन पेपर्स को अच्छे तरीके से जो है सॉल्व करना है। उसका नोट्स अगर आपने बना रखा है उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस में कराए जा रहे हैं, तो उसका रिवीजन करते हुए चलना है, क्योंकि आखिर दिन में जो 20-30 जो वीडियोस आपको मिलेंगे वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है। एसएसटी का जो है जब पेपर जो है अक्सर हार्ड ही आता है, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए सतह सतह नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा डीप में भी पढ़ना है। तो मैंने इसके लिए प्रॉपर जो है प्रिंटेड जो है नोट्स आपको दिए हैं। आप उसका वीडियो देख लीजिए। टॉपिक टू टॉपिक वाइज जो है मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किया है, अच्छे तरीके से उनको देख लीजिए। आपके क्वेश्चन उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। 100 लाइक्स का टारगेट है। शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ झट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? हमें गलत कथन का चुनना है। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। तो ये बात याद रखिएगा, ये बिल्कुल सही है। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। और देश में पहली बार जो है लिखित स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय जो है इंडो ग्रीक या हिंद यमन शासकों को जाता है। तो जो स्वर्ण सिक्के का चलन जो चलाया गया था वो हिंद यमन शासकों के द्वारा ही चलाया गया था भारत में। उसके बाद, भारत में प्राचीनतम सिक्के अधिकतम सोने के थे। तो ये कथन यहाँ पे गलत हो जाता है, बाकी सभी कथन यहाँ पे सही है। भारत में जो प्राचीनतम सिक्के हैं वो या तो तांबे के हुआ करते थे या फिर चांदी के हुआ करते थे, सोने के नहीं, या फिर दोनों के मिश्रण के रहते थे। ठीक है। और प्राचीनतम सिक्कों को अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था? आहत सिक्के। आहत सिक्के कहा जाता था। आहत मतलब पीट पीट करके जो है उनको आकार दिया जाता था सिक्के का। ठीक है, यहां तक बात समझ गए? चलिए, सबसे पुरानी पांडुलिपियां डॉट डॉट पर लिखी गई थीं। सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित दो कथन ए और बी पर विचार करना है और सही उत्तर का हमें चयन करना है। ठीक है। तो पांडुलिपियां प्रायः जो है ताड़ के पत्रों या फिर भूण नामक वृक्ष की छाल विशेष तरीके से तैयार भोजपत्रों पर लिखी जाती। तो जो पांडुलिपियां थी उसमें लकड़ी का प्रयोग होता था, और जो ये ताड़ के जो पत्ते होते थे उसका प्रयोग किया जाता था, है ना। तो ये बिल्कुल सही जवाब है। और अभिलेख जो है पत्थर और जैसे धातुओं पर लिखी जाने लगी थी, कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते। तो पांडुलिपियां जो है वो पत्तों पर आधारित थी, ताड़ के पत्ते, है ना। और अभिलेख जो लिखे जाते थे वो पत्थर या धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर जो है उत्कीर्ण किए जाते थे। तो इस तरीके से देखा जाए तो आंसर यहाँ पे दोनों सही है। जिन लोगों ने दोनों सही आंसर लगाया वो सभी सही हो गए। ठीक है। अब आ जाता है, क्वेश्चन आता है, भीमबेटका के पूरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भीमबेटका का जो पूरा स्थल है ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। आंसर हो गया ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो किस जिले की बात करें तो रायसेन जिला। रायसेन जिला रायसेन जिला में जो है ये स्थित है। और भीमबेटका की जो गुफाएं हैं इसमें मानव जीवन के प्रमाण मिलते हैं, प्रारंभिक मानव जीवन के प्रमाण मिलते हैं। रॉक पेंटिंग और आपको पाषाण कालीन जो है आपको साक्ष्य इसमें मिलता है। यूनेस्को द्वारा जो है ये विश्व धरोहर की सूची में भी इसे शामिल किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काल मानव इतिहास का सबसे लंबा पाषाण काल है? तो अगर सबसे लंबा पाषाण काल की बात करें तो पूरा पाषाण काल जो है सबसे लंबा जो है पाषाण काल माना जाता है। आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पूरा पाषाण काल या युग के दौरान शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिक है, क्योंकि देखिए भारत में ऑस्ट्रिच नहीं मिलते, मतलब शुतुरमुर्ग नहीं पाए जाते। तो ये पूरा पाषाण युगीन जो है जो कार्बन डेटिंग के माध्यम से हम पता लगाते हैं, तो यहाँ पे शुतुरमुर्ग पाए गए हैं, ये पहला तो प्रमाण है, ये तो बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन दिया गया है कि महाराष्ट्र में इसकी बड़ी संख्या में आपको अंडे जो है देखने को मिलेंगे, जिस पर नक्काशी चित्रांकन जो है की जाती है। तो यहाँ पे बिल्कुल दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, इसलिए आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा निवासी जो है संबंध रखते थे तो किस जो है धातु से संबंधित थे हड़प्पा निवासी?
तो हड़प्पा जो है निवासी जो है ताम्रयुगीन सभ्यता से संबंधित थे, तो ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो देखिए, हड़प्पा जो सभ्यता की खोज हुई थी, जिसकी खोज जो है की थी दयाराम साहनी के प्रयासों से हुई थी, और ये ये खोज हुई थी 1921 में। ठीक है, याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो, ठीक है, ये दो सभ्यताओं का नाम अक्सर आपको देखने को मिलेगा। तो इसकी खोज हुई थी 1922 में, 1921 में सिंधु या हड़प्पा सभ्यता, 1922 में मोहनजोदड़ो, और इसकी जो है खोज की थी आर डी बनर्जी के प्रयासों से हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किसमें जो है, किस कब्र में मतलब दो लोगों के शवों का जो है पाए गए हैं? तो देखिए, कब्र संभवतः जो है अक्सर देखा जाता है कि एक लोग जो है उसमें दफनाए जाते थे, लेकिन दोनों द्विसवाधान का जो है प्रारंभ हुआ था या देखने को मिलता है, तो लोथल से। आंसर है ऑप्शन डी, लोथल का संबंध है गुजरात से, और लोथल में नदी कौन सी बहती है? भोगवा नदी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उपनिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो उपनिषद जो है वो कर्म कांड पर, ज्ञान की खोज पर जोर देते हैं। बिल्कुल सही है। ब्रह्म शब्द जो है कई उपनिषदों में आत्मा को दर्शाता है। ये शब्द जो है, ब्रह्म शब्द का मतलब है आत्मा से को रिलेट करता है, ये भी सही है। उपनिषद जो है परंपरा, सभी अनुष्ठानिक जो है परंपराओं को पूरी तरीके से खारिज करती है, तो ये बिल्कुल भी गलत है। आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख जो है वैदिक साहित्य में वितस्ता के रूप में किया जाता है? तो देखिए, वितस्ता नदी का जो है पुरा, जैसे रावी नदी को परुष्णी कहते हैं, है ना, याद रखिएगा, परुष्णी नदी कहते हैं। उसी तरीके से वितस्ता नदी को झेलम नदी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, झेलम नदी के नाम से जाना जाता है। व्यास नदी को विपाशा नदी भी कहते हैं। ठीक है, सतलज नदी को शतुद्री नदी कहते हैं, शतुद्री या शतुद्री, जो भी समझ में आ जाए लिख लेना, है ना, सतलज नदी को। और अस्कनी नदी जो है वो चेनाब नदी को कहते हैं। इतने नाम आप याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे इन्हीं नामों में से कोई ना कोई एक पूछ लेगा। गौतम बुद्ध के जीवन काल में प्राचीन भारत में कितने महाजनपद का उल्लेख देखने को मिलता है? यही क्वेश्चन है। तो देखिए, महाजनपदों की अगर संख्या की बात करें तो टोटल है संख्या, और बुद्ध के जीवन काल की बात करें अगर हम, तो बुद्ध के जो है बौद्ध साहित्य है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध एक साहित्य है, इसमें जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि कौन सा बौद्ध साहित्य है या बौद्ध ग्रंथ है जिसमें आपको महाजनपदों के बारे में देखने को मिलता है जानकारी, तो वो है अंगुत्तर निकाय। ठीक है, या फिर अंगुत्तर निकाय का संबंध जो है किस जो है बौद्ध किस साहित्य से, या बौद्ध जो है जैन धर्म या कुछ भी है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। भारत में श्वेत क्रांति के जो है प्रणेता कौन माने जाते हैं? तो श्वेत क्रांति, तो इसका सही आंसर है वर्गीज कुरियन। आंसर हो गया ऑप्शन बी। मल्ल जो है महाजनपद की राजधानी कहां पर स्थित है? तो मल्ल जो महाजनपद है 16 महाजनपदों में से एक है, तो ये इसकी राजधानी कुशीनगर में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। ठीक है, बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो बौद्ध धर्म के बारे में मैंने बाकायदा जो है प्रॉपर वीडियो बना रखा है, महाजनपदों के बारे में भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, बौद्ध धर्म के संबंध में आपसे क्वेश्चन 101% जो है एसएसटी के एग्जाम में पूछा जाएगा, मतलब पेपर 2 में इस बार आएगा। तो बुद्ध ने आम जनता की भाषा जो है पाली में उपदेश दिए थे। ठीक है, तो देखिए, बुद्ध जो है बुद्ध के समय जो है पाली जो है भाषा का जो है जिक्र देखने को मिलता है, मतलब सबसे ज्यादा जो है पाली भाषा में ही उपदेश दिया था बुद्ध ने। वे कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, ये भी कथन सही है। तो अगर हम बुद्ध के संबंध में अब बात करें तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, जैन और बौद्ध भिक्षुओं के लिए आरंभिक विहार बने होते थे,
तो जैन और बौद्ध भिक्षुओं के लिए आरंभिक विहार बने होते थे। किस चीज़ के बने होते थे? तो ये आरंभिक विहार जो है लकड़ी के बने होते थे। ये आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए जाते थे, ठीक है। फिर बाद में जो है ये पत्थर काट करके ये जो है विहार बनाए जाने लगे। तो आंसर पहले ऑप्शन जो है सी आंसर लगाना है, और अगर सी ऑप्शन ना दिया गया होगा तब आप पत्थर को काट के जो है बनाए जाते थे। इन्हीं बिहार में जो है बौद्ध भिक्षु जो है अपनी तपस्या, ध्यान, ये सब करते थे, ठीक है। ध्यान लगाने का काम करते थे, ठीक। जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह से वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। उदाहरण जो है किस ग्रंथ से लिया गया है? तो देखिए बौद्ध धर्म से ये उदाहरण लिया गया है। मतलब बौद्ध धर्म में आना चाहते हो तो उसमें आपको वर्ण, श्रेणी, किस वर्ण से आते हो, है ना, कि क्षत्रिय हो, कि शूद्र हो, कि ब्राह्मण हो, कि इस तरीके से कुछ वर्णों का जो है जिक्र करते हैं। तो इस तरीके श्रेणी में जो है अमीर वर्ग श्रेणी में आते हो, किस तरह ये, और परिवार, सब कुछ त्याग करके आपको आना होता है। सब कुछ, सबको हम जो है बौद्ध धर्म में ले लेंगे, ठीक है। ये उसका मूल अर्थ है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए मौर्य वंश क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, सीटेट में बाकायदा टॉपिक दिया गया है आरंभिक राज्य के नाम से, है ना। तो याद रखिएगा मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त, और बृहदत्त का जो क्या बोलते हैं सेनापति था वो है पुष्पमित्र शुंग, और पुष्पमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या करी, ठीक है, और फिर हत्या करके शुंग वंश की स्थापना करी। तो शुंग वंश की स्थापना, शुंग वंश, ठीक है, यहां तक याद रखिएगा। चलिए इतने पॉइंट्स आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार एक राज्य के कितने अंग होते हैं? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार एक राज्य के 7 अभिन्न अंग होते हैं। और 7 अभिन्न अंग कौन कौन से हैं? तो एक है स्वामी, दूसरा है मंत्री, ठीक है, जिसे हम अमात्य कहते हैं। मतलब जो स्वामी होता है, राजा होता है, उसका जो है सहायक होता है एक तरीके से। फिर आ जाता है जनपद। जनपद का मतलब है क्षेत्र से, है ना भाई, उस राज्य का जो क्षेत्र होगा, उसकी जनसंख्या होगी, उसे कहेंगे। फिर आ जाता है उसका दुर्ग, उसका किला। फिर आ जा सकता है उसका कोष, मतलब खजाना। फिर उसको कहते हैं सेना, ठीक है। फिर आएगा उसका मित्र या सहयोगी। तो ये कुछ 7 जो है अंगों के नाम बताए थे, अच्छे तरीके से याद कर लेना। अशोक द्वारा नियुक्त किए गए धार्मिक अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो अशोक के द्वारा नियुक्त धार्मिक अधिकारी को धम्म महामत्ता कहते थे। आंसर हो गया ऑप्शन ए। भारत की यात्रा पर आए चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए थे? अब देखिए पहली बात तो याद रखना, ये सभी चीनी बौद्ध यात्री हैं, ठीक है, और ये भारत आए थे। तो सबसे पहले आया था सबसे पहले आया था फहान, फिर आया था हेनसांग, फिर इप्सिंग आया था। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा इस क्रम में, FHE, मुझे तो ऐसे ही याद था, ठीक है। चलिए तो आंसर यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, BAC, ठीक। महरौली का जो स्तंभ लेख है, ये एक लौह स्तंभ लेख जाना जाता है। महरौली जो है दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में स्थित जो है लौह स्तंभ लेख का निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण संभवतः जो है लगभग 1500 वर्ष पहले इसका हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही जवाब होगा। लौह स्तंभ के संदर्भ में जो है हमें कथन देखना है। तो देखिए लौह स्तंभ मतलब महरौली का लौह स्तंभ जो कि दिल्ली में है। अब याद रखिएगा इस स्तंभ में चंद्र नाम का एक शासक का उल्लेख मिलता है, पहली चीज, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद ये संभवतः मौर्य वंश से संबंधित है। तो देखिए जो मौर्य, जो इस स्तंभ लेख की बात करें तो ये स्तंभ लेख जो है यहां पे हमें गलत कथन देना है ना। तो देखिए ये स्तंभ लेख मौर्य से संबंधित नहीं है, गुप्त वंश से संबंधित है। और इसका निर्माण किसने किया था? तो चंद्रगुप्त जो है द्वितीय ने, या विक्रमादित्य के काल में हुआ था। तो यहाँ पे बी इसका कथन गलत है और ए यहाँ पे सही है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी इसका ऑप्शन सही होगा, मतलब ये गलत ऑप्शन होगा, ठीक है।
गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक जो है पुस्तक निम्नलिखित भाषाओं में से किस में लिखी थी? तो ये जो पुस्तक लिखी गई थी ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। 24 का आंसर बी है। अजंता की गुफाएं, जहां पे इसको हम बौद्ध गुफाएं भी कहते हैं, तो इन गुफा में जो चित्रों में उपयोग किए गए रंग हैं निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त होते हैं? तो इसमें जो है प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया गया था, प्राकृतिक पदार्थ का प्रयोग किया गया था। तो पौधों से प्राप्त हुआ था, खनिजों से प्राप्त जो रंग होते थे उसका प्रयोग किया था अजंता की गुफाओं में। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये किसने कहा है कि रजिया जो है अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य और सक्षम थी? तो देखिए रजिया सुल्तान का जिक्र मिलता है ना। और ये जो है मिनहांज ए सिरांजना जो है इसने जो है ये वक्तव्य दिया था। आंसर हो गया ऑप्शन सी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया था? क्वेश्चन ये बहुत अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, सरकारी जो है गौर चाहे कोई भी एग्जाम में आप बैठते हो। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने पहली बात तो अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था, ये क्वेश्चन बनता है। और क्यों किया था? तो इसका जो मूल कारण था वो मंगोल आक्रमणकारियों से इसको बचना था। और दूसरी बात था उत्तर और दक्षिण दोनों क्षेत्रों में जो है ये नियंत्रण करना चाहता था। तो 2 पॉइंट्स आप याद रखना, उत्तर और दक्षिण में नियंत्रण करना चाहता था, इसलिए बीच के सेंटर पे ऐसा जो है इसने राजधानी स्थानांतरित करी। और दूसरा मंगोल आक्रमणकारियों से जो है उस समय मंगोल आक्रमणकारियों का बहुत दबदबा था और कोई भी उनसे लड़ना नहीं चाहता था, तो अपना जो है इस तरीके से बचाव करने की कोशिश कर दी थी। तो यहाँ पे 27वें का आंसर होगा अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए दौलताबाद केंद्र स्थापित किया था। आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, इसका राजस्व से कोयले से बचने के लिए यहाँ पे आंसर दिया गया है, लेकिन जो सही आंसर सबसे ज्यादा है क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, वो ये भी आंसर है ए। ठीक है, तो पहला एक था नियंत्रण करना और दूसरा मंगोल आक्रमणकारियों से बचना। ये दोनों पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा, इसको नोट कर लेना, एग्जाम में कुछ भी पॉइंट्स आपसे पूछा जा सकता है। विश्व शांति का विचार जो है किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया था? तो विश्व शांति देखिए उसने कहा था जो सभी धर्मों का सम्मान करने की बात कर रहा था। ऑप्शन यहाँ पे अकबर के लिए आएगा। आंसर हो गया ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला जो है चरमोत्कर्ष पर थी, मतलब उसका जो है बहुत ज़्यादा जो है चित्रकला के रूप में फेमस था जहांगीर का टाइम पीरियड। जहांगीर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी की रचना की। तो देखिए यहाँ पे हमें कौन सा कथन गलत है इसका चयन करना है। तो यहाँ पे बी जो कथन है गलत, वो ए बिल्कुल सही है। जहांगीर की जो आत्मकथा थी तुजुक ए जहांगीरी, ये तुर्की भाषा में नहीं बल्कि फारसी भाषा में लिखी गई थी। तो इसलिए अगर हम देखें तो यहाँ पे बी ऑप्शन गलत हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी गलत होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। निम्नलिखित हमें कथन पर फिर से विचार करना है। तो देखिए जहांगीर के शासनकाल में पहला जो अंग्रेज आया था वो सर टॉमस रो के नेतृत्व में मुगल दरबार में आया था। तो ध्यान रखिएगा, जहांगीर के शासनकाल में जो पहला अंग्रेज आया था वो सर टॉमस रो नहीं आया था, पहला आया था कैप्टन हॉकिंस आया था, जो कि 1600 इसका टाइम पीरियड था। 1608 में पहला जो है अंग्रेज अधिकारी आया था और दूसरा जो अंग्रेज अधिकारी आया था वो है सर टॉमस रो, जो कि 1615 में जो है आया था। इसलिए अगर हम देखें इन दोनों क्वेश्चनों को तो यहाँ पे दोनों ही कथन गलत हो जाते हैं, दोनों ही कथन सही नहीं है। तो ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, अभी कथन दिया गया है और उसका कारण दिया गया है। तो शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए हैं। इसके कारण दिया गया है उनके शासन में विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे। तो निम्नलिखित विकल्प का हमें चयन करना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। दोनों कथन सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, हैजियोग्राफी संबंधित है किस चीज से? सीटेट में ये पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब हैजियोग्राफी का मतलब है संत के जीवन लेखन से। तो
आंसर हो गया 32 का ए। ठीक है। पंचवाड़ी और बीजक निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? तो देखिए, बीजक का संबंध तो हर व्यक्ति को पता होगा। आंसर हो गया 35 का आंसर हो गया 33 का ए। कबीर जो है कि विचार जो है बीजक में नोट है। ठीक है। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। दक्षिण भारत में नैनार और अलवार संतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए, दक्षिण भारत में कुछ धार्मिक आंदोलन हुए थे, तो ये उन्हीं संतों की बात हुई। नैनार जो होते थे वो शैव संप्रदाय से जुड़े हुए होते थे, और अलवार संतों को वैष्णव संप्रदाय से कहा जाता था, जुड़े हुए लोगों को कहा जाता था। ठीक है। अब इससे जुड़े हुए देखें तो 7वीं और 9वीं शताब्दी के बीच में कुछ नए धार्मिक आंदोलन प्रारंभ हुए थे। धार्मिक आंदोलन का प्रारंभ ही हुआ था दक्षिण भारत से, और दक्षिण भारत के 7वीं और 9वीं शताब्दी के बीच में बहुत सारे धार्मिक आंदोलन देखने को मिलते हैं। इस आंदोलन का नेतृत्व जो है नैनारो जो है अलवारो संतों ने किया था। ठीक है। इन दोनों के बीच में बड़ा वो रहता था कि शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले, है ना, इस तरीके से रहता ही था। ठीक, जैसे आज के संदर्भ में हिंदू मुसलमान करते रहते थे, उस समय ये शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय के लोग आपस में जो है लड़ते झगड़ते रहते थे। और ये संत जो है सभी जातियों से संबंधित थे, जाति का कोई रोल नहीं था वहां पे। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी, इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर दिया था। तो बात बिल्कुल सही है। 1857 के आसपास के टाइम पीरियड में कंपनी ने जो है नील की खेती पर जोर दिया, अफीम की खेती पर जोर दिया, और इस पर खूब सारा टैक्स लगाया, खेती पर अनिवार्य करने की कोशिश की कि नील की 1/4 हिस्से पे, 1/3 हिस्से पे जो है आपको जो है नील की खेती करना अनिवार्य है। तो बिल्कुल सही है। लगभग 150 सालों तक अंग्रेज जो है देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए मजबूर करते रहे थे। बिल्कुल सही जवाब है। तो आंसर यहां पे दोनों ही कथन सही होंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दिया गया था 1858 का अधिनियम। ठीक है। ऑप्शन यहां पे डी इसका सही जवाब है। निम्न कथनों पर विचार करना है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। तो देखिए, रामकृष्ण मिशन जो है यह स्थापित किया गया था 1897 में। ठीक है। और इसकी स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने, और ये गुरु थे, ये इनके जो गुरु थे वो रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं का जो है प्रचार प्रसार करने के लिए इस जो है मिशनरी की स्थापना की थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इस मिशन ने स्त्रियों के महत्व को भी स्वीकार किया और बराबर का सम्मान भी दिया, शिक्षा से संबंधित बात भी कही। तो यहाँ पे दोनों ही कथन इसके सही हैं। ओ, यहाँ पे असत्य जो है देखना है। तो अगर हम 37 का आंसर कहें दोनों कौन सा कथन असत्य है, तो ये ना तो जो है ए और ना ही बी, दोनों ही कथन यहाँ पे सही हैं। आप सही लगा लीजिए या ऑप्शन यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है। निम्नलिखित जो है कथनों पर हमें विचार करना है। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित हुआ था। ये बिल्कुल सही है। और इस कानून के अनुसार 18 साल से कम आयु के लड़के और 16 साल से कम आयु की लड़की की शादी नहीं की जा सकती थी। ठीक है। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब होगा, माफ कीजिएगा, ये मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, ये कथन यहाँ पे गलत है और ये कथन यहाँ पे सही है, इसलिए हम आंसर होगा सी। ठीक है। भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है क्या कहलाती है? तो मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है, तो इसको कहेंगे जनसांख्यिकी। ठीक है। आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। पर्यावरण के घटक को प्राकृतिक तथा मानव निर्मित 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पर्यावरण के प्राकृतिक घटक को जैव और अजैव दोनों वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही हैं और यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा।
सीटेट के एग्ज़ाम में पेपर 2 की बात करें, एसएसटी के एग्ज़ाम में इसी तरीके के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इन्हीं टॉपिक से मिलेंगे। अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को भी तैयार करना है, जिन टॉपिक से मैंने आज क्वेश्चन दिए उन टॉपिक्स को भी आपको तैयार करते हुए चलना है। अगर आपको वो टॉपिक्स नहीं तैयार हैं तो आप मेरे जो है प्लेलिस्ट में चले जाइए। आप प्लेलिस्ट में आपको कंप्लीट सिलेबस जो है वीडियो आपको मिल जाएगा। आखिरी समय है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास कीजिए क्योंकि पेपर इस बार सिंपल नहीं आएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।